गौरव के साथ दुकान में उसका सहायक मित्र भी है जिसका नाम गगन है। गौरव अपने काम में लगा हुआ था। रात के करीब 11 बज रहे थे। आसपास की सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। अब खुली थी तो बस इनकी दुकान। काम करते हुए गौरव की नज़र सामने की गली पर पड़ी जिसके बाहर आधा घूंघट की एक औरत खड़ी थी जिसके होठों पर मुस्कान थी। गौरव अपना काम छोड़ एकटक उसे देखता रहा। फिर गौरव ने ज़्यादा ना सोचा और अपने काम में लग गया। काम करते करते उसे लगभग 1 घंटा बीत गया था और दोबारा उसकी नज़र उसी गली के कोने पर पड़ी जहाँ वह औरत अब भी खड़ी थी। उसके होठों पर अब भी हल्की हल्की मुस्कान थी। उसने अपने मित्र गगन को इसके बारे में नहीं बताया। अब घड़ी में लगभग 12 बज चुके थे। वह औरत मुड़ी और खाली सुनसान गली की तरफ चल पड़ी। अगले दिन रात के 10:30 बज रहे थे। गौरव उस गली को निहार रहा था मगर शायद आज वह औरत उस गली के कोने पर नहीं खड़ी थी। गौरव का कल की वजह से काम में ध्यान थोड़ा कम था और उस गली की तरफ ज़्यादा था। उसे बार बार गली की तरफ निहारते देख गगन ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ भैया? मैं लगभग 2 दिन से नोटिस कर रहा हूँ तुम्हारा ध्यान काम में कम और वो बाहर की तरफ ज़्यादा है। आखिर क्या है वहाँ? कुछ नहीं भाई, बस। गौरव ने गगन के सामने उस औरत का जिक्र नहीं किया। घड़ी में जैसे 11 बजे वह औरत फिर से वहाँ आकर खड़ी हो गई। आज भी वह इसी दुकान की तरफ देख रही थी और गौरव की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। गौरव कुछ काम करता और कुछ कुछ उसे देखता रहता। जब घड़ी में 12 बजे तो वह मुड़कर वापस उस गली में, जो कि पूरी तरह सुनसान थी, वहाँ जाने लगी। गौरव का चेहरा बता रहा था कि मानो गौरव उसे यहीं खड़े देखना चाहता हो। जाते हुए उस औरत की पायल की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, गगन, अरे गगन, मैं अभी आता हूँ यार, तू ज़रा संभाल। इतना कहकर गौरव उस औरत के पीछे जाने लगा। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अब दुकान बढ़ाने का समय है। गगन ने पीछे से आवाज़ दी मगर शायद गौरव ने उसे अनसुना कर दिया था और वो गली की तरफ बढ़ रहा था। गली में कोई शोर नहीं था। दोनों तरफ से खिड़कियां दरवाजे बंद थे। ऐसे में सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी, तो सिर्फ उस औरत के पायल की। गौरव को ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि ये औरत कुछ और ही भला हो सकती है। उस औरत ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और गौरव की तरफ मुस्कुराई। फिर वह दाहिने तरफ वाले दरवाजे में चली गई। पहले तो मनोज खड़ा हुआ उसे देखता रहा। जब वह दरवाजे के अंदर चली गई तब वह दौड़कर उस दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक आदमी ने खोला। अरे बोलिए, क्या चाहिए भाई? गौरव ने इस व्यक्ति की बात का जवाब नहीं दिया और इस आदमी के पीछे निहारने लगा। गौरव को यहाँ कच्ची कच्ची स्मेल आ रही थी। अरे क्या ढूंढ रहे हैं आप, ज़रा बताएंगे? उस आदमी ने दोबारा पूछा। गौरव का ध्यान हुआ। जी जी, लगता है मैं गलत आ गया हूँ, मतलब गलत जगह आ गया हूँ, माफ़ करना। और इतना कहकर गौरव वहाँ से चल पड़ा। वह आदमी भी गौरव की ऐसी हरकत देखकर किसी सोच में पड़ गया मगर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और दरवाज़ा बंद किया। अगले दिन गौरव को पता था कि आज फिर वही वाक़या दोबारा होने वाला है, पर वह क्यों उसकी दुकान के सामने हर रोज़ आती है, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। रात के 11 बजते ही गौरव की नज़र उस गली के छोर पर टिकी थी। पायल की आवाज़ आने लगी और वह औरत उस गली के छोर पर आकर दोबारा खड़ी हो गई। हर रोज़ का सिलसिला शुरू हुआ। वह औरत
गौरव की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। गौरव बहुत देर तक उस औरत को देखता रहा, मगर गगन को समझ नहीं आ रहा था कि गौरव उस तरफ क्यों देख रहा है, क्योंकि गगन को गली के उस छोर पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। अरे क्या हुआ भैया? गगन ने गौरव से हैरानी से पूछा। कुछ दिन से मैं आपको बदला बदला देख रहा हूँ। क्या आपका काम में ध्यान नहीं है? आखिर बात क्या है? आप क्या देखते हो उस गली में? गौरव गगन की बातें सुनकर हैरान था। अरे क्या तुझे उस गली की तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? हैरानी भाव से गौरव ने पूछा। गौरव की बात सुनकर गगन दोबारा उस गली की तरफ ध्यान से देखने लगा। नहीं तो, क्या है उस तरफ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वहां सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं। आपको क्या दिखाई दे रहा है उस तरफ? गगन की बात सुनकर गौरव हैरान में था। गली के छोर पर जो औरत खड़ी थी वह सिर्फ उसे दिखाई दे रही थी। अब अगर ये बात गौरव गगन को बताता तो शायद गगन उसका मजाक उड़ाता। गगन गौरव की बात पर यकीन नहीं करता, इसलिए गगन ने गौरव को ये बात नहीं बताई और फिर से उसी गली की तरफ देखने लगा। लेकिन जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया। इस बार वो घूंघट वाली लड़की हर दिन की तरह उस सुनसान गली की तरफ नहीं मुड़ी, वह दूसरी तरफ जाने लगी। ये देखकर गौरव हैरान था। गौरव के मन में ये जिज्ञासा हुई कि वह आज दूसरी तरफ क्यों जा रही है। गगन, ज़रा देखना यार, मैं अभी आता हूँ। अपने दोस्त से ये कहकर गौरव औरत का पीछा करने लगा। अब तो गगन को भी ये जानना था कि आखिर गौरव को 12 बजे क्या सूझती है जब वो दुकान को अकेला छोड़कर चला जाता है। इसलिए गगन दुकान को बढ़ाकर गौरव का पीछा करने लगा। गौरव कुछ ही दूर पीछे करते करते एक खाली और सुनसान रास्ते पर पहुंच गया था। बीच बीच में वह औरत पीछे मुड़कर गौरव को निहारने लगती, लेकिन गौरव के मन में ज़रा भी डर नहीं था। कुछ दूरी और चलने पर इस सुनसान जगह पर एक हवेली आई। बहुत डरावनी हवेली थी वो। गौरव की तरफ देखते हुए वह औरत उस हवेली में चली गई। गौरव भी दौड़कर उस हवेली के गेट पर पहुंचा। हवेली के गेट पर ठाकुर पवन सिंह लिखा हुआ था। गौरव ने इस हवेली का गेट खोला और अंदर चला गया। गगन भी गौरव के पीछे था। उसने भी गेट पर आकर ठाकुर पवन सिंह का नाम पढ़ा और सोचने लगा, भला रात को 12 बजे इसे ठाकुर पवन सिंह की हवेली में क्या काम है। गगन बड़बड़ाया और गौरव के पीछे चल पड़ा। गौरव ने हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। गौरव ने दोबारा प्रयास किया और दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसके सर पर लाल पगड़ी थी, सफ़ेद सफ़ेद और बड़ी बड़ी मूछ दाढ़ी थी। शरीर थोड़ा छोटा था, जो कि झुका हुआ था। अरे बोलो बेटा, क्या काम है? इतनी रात को यहाँ आए हो? उस अधेड़ उम्र के आदमी ने गौरव से पूछा। अब गौरव के पास पूछने को कुछ नहीं था। उसे उम्मीद थी कि दरवाज़ा वही औरत खोलेगी, मगर दरवाजे पर तो अधेड़ उम्र का आदमी था। अरे वो बाबा, वो मैं तो बस। गौरव के मुंह से लड़खड़ाए हुए शब्द निकल रहे थे। मैं बताता हूँ बाबा, पीछे से गगन बोला। इसे खामखा रात को लोगों की नींद खराब करने की आदत है, और कुछ नहीं। अरे गगन, तू यहाँ और दुकान पर कौन है? गौरव ने हैरानी से पूछा। दुकान को मैं बढ़ा कर आया हूँ आपकी हरकत देखने के लिए। देखना चाहता था कि भला भला ज़रूरी काम क्या है इतनी रात को, और देख लिया, तुम लोगों की रात को नींद खराब करते हो। अरे नहीं, मैं काम से ही आया था, गौरव ने बहाना बनाते हुए कहा। अच्छा, तो बताओ ना, क्या काम है तुम्हें? क्या तुम बाबा को जानते हो? नहीं, परवर कुछ नहीं। अब चलो मेरे साथ,
तुम्हारी तबीयत वैसे ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ दिन घर पर आराम करना चाहिए। ज़्यादा काम की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब होने लगा है। इतना कहकर गगन गौरव का हाथ पकड़कर उसे वापस ले जाने लगा कि तभी गौरव ने मुड़कर वापस हवेली की तरफ देखा। उसे एक औरत की फोटो टंगी हुई नजर आई। एक मिनट रुक गगन, गौरव ने अपने हाथ को छुड़वा कर कहा और वापस हवेली के गेट पर बाबा की तरफ आ गया। बाबा, ये तस्वीर किसकी है? गौरव ने उस तस्वीर की तरफ इशारा किया। बाबा ने इस तस्वीर को देखते हुए कहा, बेटे, ये तस्वीर मेरी बेटी की है जो 1 महीने पहले ही गायब हो गई और उसका कोई पता नहीं। जंगल में उसके कपड़े खून से सने हुए मिले और हमने उसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया कि शब्दों के साथ बाबा के आंसू टपकने लगे। बाबा की बात सुनकर गौरव भी मायूस हुआ। बाबा, आपके साथ इस हवेली में और कौन रहता है? बेटा, इस हवेली में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, एक मैं और एक मेरा नौकर अमन। अमन सुबह 8 बजे आता है और रात के 8 बजे वापस चला जाता है। इस हवेली की देखरेख को सिर्फ हम 2 ही संभालते हैं। गौरव ने अपना दिमाग घुमाया और गहरी सोच में घूम गया। बाबा, आपका अनुमान बिल्कुल सही है, आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, गौरव ने बताया। बाबा हैरान थे क्योंकि गौरव यकीन के साथ ऐसे कैसे बोल रहा था। बाबा गौरव को हैरानी से देख रहे थे। बाबा, आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी मुझे दिखाई देती है मगर मेरे दोस्त को दिखाई नहीं देती। मैं अभी उसी का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ, गौरव लगातार बता रहा था। और गगन को भी अब समझ आ रहा था कि अब बार बार क्यों उस गली को देख रहा था। बाबा, जैसे ही मैं हवेली के गेट पर पहुंचा वो अचानक से यहाँ से गायब हो गई, मगर मैं अभी भी ये सोचकर हैरान हूँ कि वो मुझे ही बार बार क्यों दिखती है। आखिर वो कहना क्या चाहती है मुझसे? बाबा को गौरव की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर फिर भी बाबा की आंखों में यकीन था। अगर वैसे मुझे ही दिखाई दे रही है तो उसका यही कारण है कि वो मुझे कुछ बताना चाहती है। क्या बताना चाहती है बेटा? बाबा ने पूछा। आपकी बेटी की आत्मा भटक रही है बाबा, और ऐसा तभी होता है जब अंतिम संस्कार ना हुआ हो, गौरव बता रहा था। तुम सही हो बेटे, मगर मेरे पास सिर्फ उसके खून से सने हुए कपड़े हैं और कुछ नहीं। गौरव ने जब दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया कि जहाँ वह घूंघट वाली औरत उसे पहली बार ले गई थी वहाँ उसे कच्ची कच्ची स्मेल आ रही थी। बाबा, अगर आप अभी मेरे साथ चलो तो हमें शायद कुछ मिल सकता है। बाबा एक बार के लिए सोचने लगे, फिर गौरव के साथ चल पड़े। गौरव ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद उसी आदमी ने दरवाज़ा खोला। इसने गौरव को पहचान लिया था। अरे तुम दोबारा से फिर यहाँ आ गए, आखिर क्या काम है तुम्हें यहाँ? गौरव को देखते ही उस आदमी ने कहा। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपसे कोई काम नहीं है, मगर इनको है। गौरव ने एक इशारा किया और उधर से बाबा निकल आए। बाबा को देखकर वह आदमी चौंक गया और उसने झटाक से अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। बाबा ने इस आदमी को पहचान लिया था। यह वही आदमी था जिसने वह गूंजे सने कपड़े बाबा को दिए थे, इससे पहले कि वह दरवाज़ा अच्छे से बंद कर पाता। गौरव ने दरवाजे पर एक जोर की लात मारी और दरवाज़ा खोल दिया, जिसकी वजह से वो आदमी दूर जा गिरा और तीनों यानी बाबा, गौरव और गगन अंदर घुस गए। गौरव अपने साथ पुलिस को लेकर भी आया था, साथ ही वह पुलिस भी अंदर घुस गई। अंदर घुसते ही पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। जिस कमरे की तरफ से स्मेल आ रही थी, गौरव ने उस कमरे की तरफ देखा। उस कमरे के नीचे से खून बह रहा था और बहुत सारा खून बाहर इकट्ठा हो रहा था। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पुलिस वालों ने भी ये देखा और झट से उस दरवाजे का ताला तोड़ा, और ताला तोड़ते ही सामने जो दिखा उसे देखकर तो सभी चौंक गए। इस कमरे में लाशों की बहुत ऊंची ढेरी पड़ी हुई थी
और उन्हीं लाशों में बाबा को अपनी बेटी की लाश दिखी और बाबा वहीं घुटने टेक कर रोने लगे। हैरत की बात तो ये थी कि वह सभी लाश लड़कियों की थी। गौरव को पायल की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ बाहर से आ रही थी। गौरव दौड़कर बाहर की तरफ आया और दूर वही घूंघट वाली औरत खड़ी थी, मगर अब उसके होठों पर मुस्कान नहीं थी। उस औरत ने अपना घूंघट ऊपर उठाया। ये वही औरत थी जिसकी तस्वीर गौरव ने हवेली में देखी थी। धन्यवाद। और बस इतना कहकर वह मुड़कर चल पड़ी और अंधेरे में कहीं गायब हो गई। गौरव की आंखों में भी आंसू थे, मगर उसे खुशी थी कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। ये खूनी सरफिरा था। जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि इसे एक लड़की ने धोखा दिया था। उस धोखे की चोट अभी तक इसके दिमाग पर अटकी हुई थी, इसलिए लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और उन्हें बुरी तरह काट कर अपने कमरे में बंद कर दिया था। ये कहानी है जुनैरा नाम की एक लड़की की। बेशक उसके साथ हुए इस इंसिडेंट को कई साल बीत गए हैं, मगर आज भी जब वो इसके बारे में सोचती है तो उसकी रूह कांप जाती है। लगभग कई साल पहले जुनैरा जब वो 10वीं में थी तब उसके साथ में बुरा हादसा हुआ था। तब वो हिल स्टेशन में मौजूद एक स्कूल में पढ़ रही थी। वो पिछले 5 सालों से ही वहाँ पढ़ रही थी और वहाँ पर वो हॉस्टल में रहती थी। उसने वहाँ पर रहते हुए सुन रखा था कि उस हिल स्टेशन के पास का जंगल एक काफ़ी हॉन्टेड जंगल के नाम से मशहूर है और वहाँ पर रहने वाले लोगों ने जंगल में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस किया था। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वो कभी कभी वहाँ से गुजरती तो थी, लेकिन कभी भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जंगल की तरफ मुड़कर देख भी सके। अब एक बार हुआ क्या कि जुनैरा का अपनी सहेली जिया के साथ में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और इसलिए वो उससे बात नहीं कर रही थी। शाम के समय जब स्कूल छूट चुका था और स्टूडेंट्स अपने अपने घर जा चुके थे, तब जुनैरा लाइब्रेरी में अपनी किताब वापस करने आई थी। किताब लौटाकर जब वो वापस से अपने हॉस्टल जाने के लिए स्कूल के गेट से बाहर की ओर जा रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि किसी लड़की ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा हो। उसने उस ओर देखा जहाँ से उसे वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो वहाँ पर उसे एक दीवार के पीछे एक लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा बेशक जुनैरा को दिखाई नहीं दे रहा था, पर उस लड़की ने पहने हुए कपड़े, जिनकी मदद से जुनैरा उसे पहचान सकती थी कि वो एक लड़की थी, उस लड़की ने ठीक वैसा ही एक सलवार कमीज पहना हुआ था जैसा उसकी बेस्ट फ्रेंड जिया पहनती थी। इसलिए जुनैरा को लगा कि वो जिया होगी। उसे लगा कि जिया उसे चिढ़ाने के लिए सब कर रही थी, इसलिए गुस्से में वो उसकी तरफ बढ़ी। जुनैरा को अपनी आता हुआ देखकर वो लड़की वहाँ से भाग गई और जुनैरा भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पड़ गई। वो लड़की भागते हुए जंगल के अंदर चली गई और उस लड़की का पीछा करते हुए जुनैरा भी वहाँ से अंदर चली गई। उस लड़की का पीछा करते हुए उसे इस वक्त का ध्यान नहीं रहा कि शाम ढल गई थी और अंधेरा हो चुका था। जंगल के में आने के बाद जुनैरा को वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे पीछे से बहुत ज़ोर की आवाज़ लगाई थी, लेकिन ये वो लड़की नहीं थी, ये किसी आदमी की आवाज़ थी। इसलिए जुनैरा चौंक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहाँ पर एक लकड़हारा दिखा। लकड़हारे ने उसे सलाह दी कि ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है और उसे इस समय यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। उस लकड़हारे की ये बात सुनने के बाद जुनैरा को ध्यान आया कि वो जंगल के काफ़ी अंदर तक आ चुकी थी। इसे लकड़हारे की बात उसे सही लगी और वो वहाँ से वापस अपने स्कूल की तरफ चलने लगी। वापस आते वक्त उसे एक पेड़ के पीछे कोई छिपा हुआ दिखाई दिया। ये वही लड़की थी
जिसका पीछा करते हुए वहाँ तक आई थी। उसे देखकर वापस से जुनैरा को गुस्सा आ गया और उसे जिया समझकर उसने अपनी बैग से उस लड़की पर फेंक कर मारा। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा जब उसने फेंकी हुई बैग उस लड़की के आर पार चली गई। ये देखते ही जुनैरा बुरी तरीके से डर गई। तभी वो लड़की उसकी तरफ बढ़ने लगी और इस बार उस लड़की का चेहरा जुनैरा ने साफ साफ देखा था। उस लड़की का चेहरा पूरा का पूरा काला था और तो और उसके चेहरे पर ना आंखें थीं और ना ही मुंह था। उसका चेहरा पूरी तरह से सपाट था और उस पर काले रंग की त्वचा थी। ये भयानक नज़ारा देखते ही जुनैरा के रोंगटे खड़े हो गए और किसी तरह से हिम्मत करके वो अपनी स्कूल की तरफ भागी। भागते वक्त उसने अपना स्कूल बैग वापस से लेने के बारे में सोचा भी नहीं। भागते हुए जब जुनैरा अपने स्कूल के गेट पर पहुंची तब उसके जान में जान आई। जुनैरा स्कूल के गेट के सामने पहुंचकर रुक गई और हाफने लगी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होते ही जुनैरा, जिसने अभी चैन की सांस ही ली थी, उसकी तो अब सांस ही अटक चुकी थी। उसने डरते हुए पीछे देखा तो उसकी चीख निकल गई क्योंकि वहाँ पर वही सपाट काले रंग वाली लड़की खड़ी थी। चीख करके जुनैरा वहीं पर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब उसने अपने आप को हॉस्टल में अपने कमरे में पाया। उसने देखा कि उसकी कुछ सहेलियां और हॉस्टल वार्डन वहीं पर थी। उन्होंने उसे बताया कि वो स्कूल के मेन गेट पर स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को बेहोशी की हालत में मिली थी। उसने इन्फॉर्म किया और वो सभी उसे लेकर यहाँ पर आ गई। तब जुनैरा ने वहाँ पर मौजूद सभी को बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसकी ये बात सुन करके कुछ लोगों ने तो उसकी बातों पर यकीन कर दिया और कुछ ने बस उसका वहम बताया। लेकिन हॉस्टल वार्डन ने उससे कहा कि वो पहली नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ था, बल्कि पहले भी कुछ लड़कियों के साथ ऐसा हो रखा है। और उन्होंने उसे सलाह दी कि चाहे कुछ भी हो, कितनी भी दिक्कत आ जाए, लेकिन कभी भी उस जंगल में मत जाना। ये सारी बातें जानने के बाद में जुनैरा बुरी तरह डर गई। इसके बाद में उसने कभी भी उस जंगल के अंदर जाना तो दूर, उसके आसपास भटकना भी छोड़ दिया। आज इस हादसे को लगभग कई साल बीत चुके हैं और जुनैरा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। लेकिन आज भी जब इस हादसे को वो याद करती है तो उसकी रूह कांप जाती है। ये कहानी एक बड़े शहर में रहने वाले राजीव की है। वो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर था। वो पिछले 7 सालों से इस शहर में ऑटो चलाया करता था। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो इस शहर का चप्पा चप्पा जानता था। अगर कोई उसे किसी लोकेशन पर छोड़ने को बोले तो वो मान जाता था। लेकिन शहर की एक जगह ऐसी भी थी जहाँ पर वो पिछले 3 सालों से नहीं गया था और ना ही जाना चाहता था। वो जगह थी शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद रणधीर कॉलोनी। 3 साल पहले एक पैसेंजर को राजीव रणधीर कॉलोनी के पास वाले सोसाइटी में छोड़ा था। इसके बाद में वो अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन जो कि उसे रात काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए उसने शॉर्टकट रास्ते से अपने घर पर पहुंचने का फैसला किया, जो कि रणधीर कॉलोनी से होकर गुजरता था। वो उस कॉलोनी से आगे की ओर बढ़ा जहाँ से सुनसान सड़क स्टार्ट होती थी। वो सुनसान सड़क भी उसी कॉलोनी का हिस्सा था। वो सुनसान सड़क घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती थी। उस रात को हवा बहुत तेज़ चल रही थी और हल्की हल्की ठंड भी थी। वो ऑटो चलाते हुए उस सड़क से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा कि अचानक से
कोई औरत उसके ऑटो के सामने आ गई। उसे देखने के बाद में राजीव तुरंत अपनी ऑटो के ब्रेक लगा दिए और उस औरत से माफ़ी मांगने के लिए ऑटो से बाहर उतरा। लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि बाहर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। अरे, मुझे शायद कोई भ्रम हुआ होगा, ऐसा सोचकर वो वापस ऑटो में बैठ गया। जब वो अपनी ऑटो में बैठा तभी अगले ही पल औरत सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए उसके ऑटो के बगल में आकर खड़ी हो गई। राजीव ने जब उसे यूं अचानक अपने बगल में देखा तो वो डर गया, लेकिन तुरंत उसने अपने आप को संभाला। उस औरत ने उसे थोड़ा आगे तक छोड़ने के लिए कहा और पीछे पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। फिर राजीव ने ऑटो स्टार्ट किया और वो उसे चलाते हुए आगे की ओर अपना ऑटो बढ़ाने लगा। जो औरत अभी राजीव के ऑटो में बैठी हुई थी, उसके बारे में सोचकर उसे काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे जो कि मिट्टी से लटपट थे। इसके अलावा उस औरत के बाल भी बिखरे हुए थे जो कि उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए राजीव ऑटो चलाने पर ध्यान दे रहा था। तभी राजीव उस औरत से पूछा, अरे मैडम, कहाँ जाना है आपको? उसके सवाल का जवाब देते हुए उस औरत ने कहा, यही आगे वाले शमशान घाट तक। जब राजीव ने रियर व्यू मिरर से उस औरत को ये कहते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि ये बोलते वक्त हवा के झोंके से उसके चेहरे के बाल हल्के से उसके चेहरे पर हटे थे, जिससे राजीव को उसका सड़ा हुआ चेहरा दिखाई दिया जो पूरी तरह गला हुआ था। और इसमें डराने वाली बात तो ये थी कि उस औरत की आंखें लाल रंग की थी। ये खौफनाक दृश्य देखकर राजीव की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझ गया कि उसके पीछे एक चुड़ैल बैठी हुई थी, इसलिए उसे छुटकारा पाने के लिए वो बिना कुछ बोले और तेज़ी से ऑटो चलाने लगा। तभी अचानक उसके ऑटो से कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई और उसकी ऑटो वही सुनसान सड़क पर बंद हो गई। अपने ऑटो को सुधारने के लिए बिना उस औरत को कुछ कहे और ना ही उससे अपनी नज़रें मिलाए राजीव अपनी ऑटो के पीछे से अपनी ऑटो को ठीक करने में लग गया। तब उसने अपनी ऑटो ठीक कर ली और वो वापस उस ऑटो को स्टार्ट करने के लिए ऑटो के ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। तो उसने जो देखा वो देखकर तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि वो औरत उसकी ऑटो में नहीं थी। उसकी ऑटो में ही नहीं, वो औरत वहाँ आसपास भी नहीं थी। कुछ देर तक राजीव यही सोचता रहा, अरे, ये औरत कहाँ गायब हो गई। उसने इतना सोचा ही था कि तभी उसे पीछे से एक ऑटो को उसकी तरफ आने की आवाज़ आई। उसने देखा कि एक ऑटो उसकी ओर ही आ रहा था, जिसके पैसेंजर सीट पर उसे नज़र डाली तो उसे समझ में आ गया कि औरत उस ऑटो में बैठी हुई थी। कुछ ही देर में वो ऑटो उसके पास से गुजरते हुए आगे निकल गया। उसने पीछे से उस ऑटो की ओर देखा तो उसे उस ऑटो के पीछे एक पोस्टर छपा हुआ दिखाई दिया। अभी अभी उसके साथ में क्या हुआ था इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वो ऑटो चलाते हुए सीधा अपने घर पर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने किसी से भी इस बारे में बात नहीं करी। उसे उस रात को ठीक से नींद भी नहीं आई। अगले दिन राजीव को टीवी में न्यूज़ देख के पता चला कि एक ऑटो का उसी रणधीर कॉलोनी में एक्सीडेंट हो गया था और उस ऑटो के ड्राइवर की मौत भी हो चुकी थी। बाद में जब राजीव ने उस ऑटो की एक्सीडेंट हुई फ़ोटोज़ को ध्यान से देखा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि टीवी में दिखाई गई ये फुटेज ठीक उसी ऑटो की थी जिसे उसने बीती रात को देखा था। उसने उस ऑटो के पीछे का पोस्टर देखकर उसे पहचाना।
बाद में उसे पता चला कि ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि रणधीर कॉलोनी में रात के समय एक सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल घूमती है, जो कि वहाँ से आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती थी। जब राजीव को इस बारे में पता चला तो उसकी मानो जैसे कि रूह कांप गई थी। इस हादसे के बाद में वो कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरा। आज इस हादसे को हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अगर कोई उस रणधीर कॉलोनी से जाने के लिए कहता है तो उसकी रूह कांप जाती है और वो तुरंत मना कर देता है, बेशक उसे पैसा कितना भी मिल रहा हो। संदीप को ऑफिस से गवर्नमेंट की लगातार 3 दिन की छुट्टियां मिली थी, इसलिए उनके घूमने जाने का प्लान बना था। जब रात के समय वो दोनों होटल पर पहुंचे तो चेतना को वो होटल बहुत पसंद आया। वो वहाँ का सबसे फेमस होटल था, इसलिए वहाँ पर कोई भी रूम खाली नहीं था। लेकिन उन दोनों की ज़िद की वजह से वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने नंबर 13 की चाबी दे दी। इसके बाद में वो दोनों उस रूम में दाखिल हो गए। वो रात तो वहाँ पर गुजारने का और अगले पूरे दिन हिल स्टेशन पर घूमने का उनका प्लान बना था। उस होटल रूम में लगभग 2 जगह थी। एक तो टीवी देखने की जगह थी जहाँ पर वो डिनर भी कर सकते थे, और एक बेडरूम था। वॉशरूम तो अवेलेबल था ही। वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले उन्होंने डिनर किया, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आया। डिनर करते हुए ही चेतना ने संदीप से बाहर घूमने की बात की, तो बिना हिचकिचाए संदीप उसकी बात मान गया। डिनर के बाद वो दोनों बाहर घूमने चले गए। बाहर से घूमकर आने के बाद जब संदीप और चेतना अपने रूम में वापस आए, तब तक रात के 11 बज चुके थे। चेतना को देर रात जागकर टीवी देखने की आदत थी, या फिर मोबाइल में वीडियोस देखने की आदत थी। इसलिए वापस आते ही वो टीवी देखने के लिए टीवी को ऑन करके उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई और संदीप से कहा, सुनिए, अगर आपको नींद आ रही है तो आप जाके सो सकते हैं, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगी। उस वक्त संदीप को थकान भी ज़्यादा ही थी, इसलिए वो अपनी बीवी से हाँ कहकर बेडरूम में सोने चला गया। और थोड़ी देर बाद उसकी आँख भी लग गई। कुछ देर के बाद जब संदीप की नींद हल्की सी खुली, तब उसे अपने छाती पर किसी का एक गर्म हाथ महसूस हुआ। संदीप को लगा कि वो चेतना थी, इसलिए बिना अपनी करवट बदले उसने उससे कहा, ओह तुम आ गई। आई होप कि तुमने अपनी मूवीज़ एंजॉय की होंगी। और फिर वो दोबारा से सो गया। कुछ घंटों के बाद संदीप की आँख खुली। उसे प्यास लगी हुई थी। अब भी उसे अपनी बगल में किसी के होने का एहसास हो रहा था। वहाँ पर चेतना सोई हुई है, ऐसा मान करके संदीप उस कमरे से बाहर चला गया। उस वक्त उस बेडरूम की लाइट ऑफ थी, इसलिए इस कमरे में अंधेरा था, जिस वजह से संदीप को नज़र नहीं आया कि उसके बगल में कौन था। इसके बाद में जब वो टीवी लॉन्च में गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर मानो संदीप के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई हो। वहाँ सोफे पर चेतना की लाश पड़ी हुई थी। किसी ने उसका गला काटा हुआ था और उसके कटे हुए गले से लगातार खून बह रहा था। ये भयानक नज़ारा देख के संदीप कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ा रहा और अपनी बीवी की लाश को देखता रहा। उसके चेहरे पर परेशानी और घबराहट के हाव भाव आ चुके थे, साथ ही उसके माथे पर यह पसीना भी टपक रहा था। कुछ ही समय में उसने अपने आप को संभाला और सोचने लगा, अगर चेतना ऐसी हालत में है यहाँ है तो मेरे साथ में बेडरूम में कौन था। और फिर इसके बाद में उसने डरते हुए पीछे मुड़कर बेडरूम की तरफ देखा। वहाँ पर उसे एक काली परछाई नज़र आई। उसे देखकर वो और भी ज़्यादा डर गया। अब इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता या कुछ कर पाता, वो काली परछाई किसी तूफान के तेज़ हवा के झोंके के रफ्तार से उसके पास से गुजरी। उस काली परछाई के गुजर जाने के बाद में संदीप का सिर उसके धड़ से अलग हो गया और वो वहीं ज़मीन पर गिर गया। अगले दिन
सुबह सुबह उस होटल के मैनेजर के साथ कुछ रूम नंबर 13 में दाखिल हुए और उन सब ने मिलकर संदीप और चेतना की बॉडीज़ को डंप कर दिया। इस बीच में मैनेजर रिसेप्शन पर चिल्लाते हुए बोला, तुमसे कहा है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए रूम नंबर 13 किसी को मत देना, पर तुम हो कि मेरी बात नहीं सुनते हो। इसके बाद में संदीप और चेतना के परिवार वालों ने उन्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, मगर चाहकर भी वो उन दोनों का पता नहीं लगा पाए। दरअसल बात ये थी कि सालों पहले उस कमरे में एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तब से उसी लड़की की आत्मा रूम नंबर 13 में भटकती रहती है और जो कोई कपल वहाँ पर आता है उसे वो रूह उन्हें मौत के घाट उतार देती है, जैसा कि उसने संदीप और चेतना के साथ किया। अगर आपका भी उसी होटल में जाने का प्लान है तो गलती से भी रूम नंबर 13 में मत ठहरिएगा, नहीं तो अगले दिन का सूरज देखने के लिए आप जिंदा नहीं होंगे। बंटी और मोनू ये दोनों भाई थे। बंटी को काफ़ी कम उम्र में ही चश्मा लग गया था। बंटी मोनू से करीब 2 साल बड़ा था और उसकी उम्र लगभग 24 साल की थी। जब उसके और उसके भाई के साथ में यह हादसा हो गया तब से ये दोनों लापता हैं। हुआ ये कि बंटी और मोनू ये दोनों अपने दोस्तों के साथ मिल कर के रात में थिएटर में मूवी देखने गए थे। उन्होंने रात को 9 बजे का शो देखा और मूवी ख़त्म होते होते लगभग 12 बज चुके थे। मूवी ख़त्म होने के बाद में वो दोनों अपने घर जाने के लिए निकल तो पड़े, लेकिन उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर रास्ते में कोई रेस्टोरेंट खुला हो तो वहीं पर खाना खाने चलेंगे। हालांकि इतनी रात को कोई होटल या रेस्टोरेंट खुले ये तो संभव ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रास्ते से जाते वक्त रोड की साइड पर एक रेस्टोरेंट दिख गया जो कि उस समय ओपन था और वो दोनों वहाँ पर खाना खाने चले गए। रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद में एक वेटर उन दोनों भाइयों को ऑर्डर लेने आया और उसने बंटी से कहा, सर आप क्या लेना पसंद करेंगे? वैसे हमारे यहाँ की बर्गर बहुत फेमस है। और ऐसा कह कर के उसने बंटी को एक डरावनी सी स्माइल दी। अब इसमें देखने लायक बात यह थी कि बंटी को बर्गर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने वेटर से 2 लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा मंगवाए। ऑर्डर लेने के बाद में उस वेटर ने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चला गया। इसके बाद में बंटी और मोनू बातें करने लगे। बंटी को उस वेटर को देख करके यूँ इस तरीके से डरावनी स्माइल देना थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन इस बात का ज़्यादा ध्यान न देते हुए वो अपने भाई से बात करने लगा। ऑर्डर दिए हुए लगभग 10 मिनट हो चुके थे, पर वो वेटर उनका ऑर्डर लेकर आया नहीं था। तभी मोनू ने अपने भाई से कहा कि वो वॉशरूम जा रहा है और ऐसा कह कर के वो वहाँ से चला गया। अब बंटी अकेला ही अपनी टेबल पर बैठा हुआ था। देखते देखते 15 मिनट गुजर गए थे और ना ही वो वेटर ऑर्डर लेकर आया था और ना ही बंटी का भाई वापस आया था। इसलिए अब उसे चिंता होने लगी और उसे ऐसा आभास होने लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अपने भाई को देखने के लिए अभी बंटी अपनी जगह से उठा ही था कि तभी वो वेटर उन दोनों का ऑर्डर लेकर आ गया। उसके वहाँ पर आते ही बंटी ने उससे पूछा, अरे तुम्हें यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा और मेरा भाई कहाँ है? उसके ऐसा पूछते ही उस वेटर ने बंटी से कहा, सर अभी मैं यहाँ अकेला ही हूँ, इसलिए मुझे अपने ऑर्डर किया हुआ पूरी तरह खाना बनाने में वक्त लगा और अभी आप खाना शुरू कर दीजिए। आपका भाई मेरे ख्याल से शायद बाहर होगा, अभी आता ही होगा। और ऐसा कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई प्लेट्स बंटी के सामने रख दी और उसे देखकर ही उसने क्रीपी स्माइल दी। उसे यूं ऐसे देखने के बाद में जब बंटी ने उसके सामने रखे हुए लार्ज साइज़ पिज़्ज़े की तरफ ध्यान दिया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस पिज़्ज़ा के बीचों बीच उसके भाई का पहना हुआ चश्मा रखा हुआ था और उस पर लाल रंग का खून लगा हुआ था।
ये देखने के बाद में बंटी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसे पता चल गया कि उसके भाई के साथ में कुछ गलत हुआ है। अब इससे पहले कि बंटी आगे कुछ सोचता या कर पाता, उससे पहले ही उस वेटर ने बड़ी ही फुर्ती के साथ में अपनी जेब से एक उस्तरा निकाला और उसे सीधा बंटी का गला चीर दिया। इसके बाद से लेकर अब तक बंटी का और मोनू का कोई अता पता नहीं था। उन्हें पुलिस द्वारा काफ़ी ढूंढा गया, लेकिन ना तो वो रेस्टोरेंट मिला और ना ही बंटी और मोनू। लगभग कई दिनों बाद कुछ कपल्स आज रात को वहीं सड़क पर घूम रहे थे, तो उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है जो काफ़ी सुंदर सा लग रहा था बाहर से। शालिनी अपने पति को बोलती है, चलो ना, चलते हैं एक बार, देखते हैं कितना अच्छा रेस्टोरेंट है ना, चलो एक बार चलते हैं इसमें घूमने। जब वो दोनों खाने पीने जाते हैं तो उन्हें वही वेटर मिलता है और वो उनसे ऑर्डर लेते समय एक क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। ये कहानी शुभम नाम के एक लड़के की है। उसने अभी अभी 12वीं की परीक्षा क्लियर की थी और आगे की पढ़ाई के लिए वो पुणे सिटी आ गया था। यहाँ के यूनिवर्सिटी के कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया था। इसी वजह से वो काफ़ी खुश भी था। शुभम पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और यहाँ नए शहर में आने के बाद कॉलेज में ही उसके अच्छे खासे दोस्त बन गए थे। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि उसके साथ में यह हादसा नहीं हुआ था। हुआ ये कि एक दिन कॉलेज में उसका लेक्चर ऑफ था और उसके बाकी सारे दोस्त कैंटीन में खाना खाने आए हुए थे। तब वो लाइब्रेरी में एक शेल्फ से किताब निकाल रहा था कि तभी उसे शेल्फ के दूसरी ओर एक डरावना चेहरा दिखा। वो चेहरा काफ़ी भयानक था। इस वजह से डर के मारे उसकी चीख निकल गई और उसके अपने हाथ से जो किताब पकड़ी हुई थी वो भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। तभी पीछे से एक लड़की उसके पास आ गई। उसने उससे पूछा, अरे क्या आप ठीक हैं? ये सुनने के बाद जब शुभम ने पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा, तब तो मानो उसकी सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई हो, क्योंकि वो लड़की दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और उसे देखने के बाद शुभम मंत्रमुग्ध हो गया था। ये देखने के बाद उस लड़की ने दोबारा से उससे पूछा, हेलो, आप ठीक हो? तब शुभम ने हामी में अपना सिर हिलाया और फिर इसके बाद में उस लड़की के साथ में शुभम की बातचीत शुरू हो गई और इसी बातचीत से इसे पता चला कि उस लड़की का नाम हेमलता था। इसके बाद में हर रोज़ उसी वक्त, यानी दोपहर के वक्त ही, शुभम को वो लड़की हेमलता लाइब्रेरी में मिलती थी। उसकी उस लड़की के साथ में हर रोज़ बात शुरू हो गई और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो सिर्फ उससे मिलने के लिए नहीं, बल्कि उस लड़की से मेल भाव बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में जाता था, क्योंकि शायद शुभम उस लड़की को पसंद करने लगा था। अब एक दिन हुआ क्या, अचानक से हेमलता गायब हो गई। ये बात शुभम को काफ़ी अजीब लगी और इसलिए उसने कॉलेज में उसके बारे में पता भी किया। लेकिन जो उसे पता चला, उसे जानने के बाद में वो हैरान हो गया, क्योंकि सिर्फ उसके क्लास में ही नहीं, पूरे कॉलेज में हेमलता नाम की कोई लड़की नहीं थी। ये जानने के बाद में उसने कॉलेज के लाइब्रेरियन से इस बारे में बात करने का फ़ैसला किया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद में शुभम ने लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरियन से पूछा कि उसके साथ जो लड़की हेमलता वहाँ पर बैठे बातें करती थी, क्या उन्हें उसके बारे में कुछ पता है क्या? तो लाइब्रेरियन ने उसे बताया कि उसने उसके साथ किसी भी हेमलता को नहीं देखा। इनफैक्ट कि लाइब्रेरियन ने यह भी बताया कि हेमलता नाम की एक लड़की सालों पहले पढ़ती तो थी इस कॉलेज में, लेकिन अचानक से वो गायब हो गई और कहाँ चली गई किसी को कुछ पता नहीं चला। ये सारी जानकारी पता लगने के बाद में शुभम पूरी तरह से शॉक हो गया। इसके बाद में जब शुभम उस लाइब्रेरी से बाहर की ओर जा रहा था, तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज़ में किसी लड़की को उसे उसका नाम लेकर पुकारने या बुलाने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनते ही वो पहचान गया
कि आवाज़ हेमलता की थी। उसे इस बात का एहसास होने में देर नहीं लगी कि आवाज़ उसी लाइब्रेरी के उसी कोने से आ रही थी जहाँ वो हेमलता से पहली बार मिला था। दूर से वहाँ पर उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए उसने उस जगह पर जाकर वहाँ देखने का फ़ैसला किया। वहाँ पर जाकर उसने देखा तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा, और जब वापस आने के लिए वो पीछे मुड़ा ही था तो उसने जो देखा उसे देख करके उसके होश उड़ गए। वहाँ पर हेमलता खड़ी थी, लेकिन उसका पूरा का पूरा चेहरा बदल चुका था, और सही में वो चेहरा एक चुड़ैल का चेहरा था। उसे देखकर शिवम डर के मारे चिल्लाया और वहाँ पर बेहोश हो गया। बाद में उसे जब होश आया तब उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। उसके दोस्त उसे लेकर वहाँ पर आए थे। इस इंसिडेंट के बाद उसने उस लाइब्रेरी में जाना छोड़ दिया, और साल ख़त्म होते ही कॉलेज छोड़कर एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। शुभम ने वो कॉलेज छोड़ तो दिया था, पर उस लड़की हेमलता ने उसे ऐसी बुरी आदत दी थी कि शायद वो कभी उसे भूल नहीं पाएगा। मैक्सिको की ये दिलकश हसीना रहा करती थी मैक्सिको के उत्तर भाग में, और इसका असली नाम था मारिया, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए आसपास के इलाकों में सुप्रसिद्ध थी। उसके शहर में रहने वाला हर नौजवान मारिया पर फिदा था, और हर शाम जब मारिया अपना पसंदीदा सफ़ेद ग्राउन पहनकर निकलती थी तो बहुत खूबसूरत लगती थी। एक दिन बाजार में उसे एक नौजवान मिला जो मारिया को देखते ही उसके रूप से मोहित हो गया, और मारिया को भी वह व्यक्ति बहुत पसंद आया। उस लड़के ने मारिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, और दोनों ने ही जल्दी ही शादी करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत करना चालू कर दिया। मारिया सदा ही खुश रहने वाली लड़की थी, क्योंकि वह अपने निजी जीवन से बहुत खुश थी। उसका पति उसे बहुत खुश रखता था। दिन गुजरते गए और मारिया के दो बेटे हुए, लेकिन मारिया का पति अब पहले की तरह उससे प्यार नहीं करता था। मारिया की पर्सनैलिटी और इमोशंस ज़रूरतों के पूरा ना होने के कारण मारिया पहले जितनी खुश नहीं थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मारिया कई दिनों तक अपने पति का इंतज़ार करती रही, और उसके ख्याल में रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। अब वह पहले जितनी सुंदर नहीं रही थी। एक दिन नदी किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमते वक्त मारिया ने अपने पति को किसी और महिला के साथ घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा। उसके पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुरा कर देखा, लेकिन मारिया को पूरी तरह से अनदेखा कर ऐसे दिखाने लगा जैसे वह मारिया को जानता ही ना हो। इस घटना के बाद मारिया बहुत गुस्सा हो गई, और गुस्से में आकर मारिया ने फैसला किया कि वह अपने पति की आखिरी निशानी यानी उन दोनों बच्चों को ख़त्म कर देगी। ऐसा फैसला मारिया ने प्रतिशोध की भावना से किया, क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। मारिया ने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया। जब तक मारिया ने अपना होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी, और उनके शव नदी में बहते चले जा रहे थे। मारिया ने एक बार तो अपने बच्चों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन शायद हालात काबू में नहीं थे। नदी का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण उसके बच्चे नदी में बह गए। मारिया को अपने किए का बहुत अफसोस हुआ, और अपने किए पर शर्मिंदा और दुखी होने के कारण कुछ ही दिनों में मारिया की भी मौत हो गई। अपने इस खौफनाक अपराध के बाद शायद मारिया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, और वह एक बार फिर जाग गई। उसकी आत्मा उसी नदी और मारिया के घर के आसपास के इलाके में भटकने लगी। मारिया की मौत के कुछ ही दिनों बाद वहाँ के सारे निवासियों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि उन्हें सफ़ेद ग्राउंड में
एक महिला रात के वक्त दिखाई देती है। शुरुआत में इन बातों पर किसी ने भी गौर नहीं किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन गांव से बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी। साथ ही ऐसे लोगों की संख्या में भी ये चर्चा होने लगी जो कह रहे थे कि उन्होंने एक सफ़ेद गुरन वाले महिला को देखा है जो अक्सर नदी के पास बैठी रोती रहती है। उसके रोने की आवाज़ में दुख भी है और एक अजीब सा डरा देने वाला भय भी है। कुछ लोगों ने बताया कि अगर कोई उस रोती हुई महिला के पास जाता है तो वह महिला अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उसके रोने की आवाज़ फिर भी आती रहती है और वह आवाज़ इतनी भयानक होती है कि अगर कोई उस आवाज़ को सुन ले तो उसके कानों में वह आवाज़ काफ़ी दिनों तक गूंजती रहती है। कुछ ही दिनों में एक और बच्चे की गायब होने की घटना सामने आई और गांव वालों को नदी के किनारे अलेक्जेंडर नाम का एक 15 साल का बच्चा बड़ी ही गंभीर हालत में मिला। होश आने पर बच्चे ने जो बातें गांव वालों को बताईं वो सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। अलेक्जेंडर ने बताया कि जब वह नदी किनारे बैठा था तो उसने देखा एक सफ़ेद गुरन पहरी महिला अचानक रोते हुए नदी के पानी से बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसकी रोने की आवाज़ बहुत खौफनाक थी। वह महिला पानी से बाहर निकली और अपने सामने खड़े बच्चे को एक ध्यान में देखती रही। उस महिला के देखने मात्र से वह बच्चा उस महिला की ओर खींचता आ गया और देखते ही देखते वह बच्चा उस महिला के पास पानी में पहुंच गया। वह महिला रोती रही और उस बच्चे को पानी में डुबाने लगी। देखते ही देखते वह महिला गायब हो गई और उस बच्चे का शव पानी के ऊपर दिखाई देने लगा और पानी का बहाव उसके शरीर को अपने साथ बहागेगा। ये देख अलेक्जेंडर बहुत डर गया और वहीं बेहोश हो गया। इस घटना के बाद वहाँ के लोग समझ गए कि हो ना हो इन घटनाओं का कारण मारिया की भटकती रूह है, क्योंकि वह आत्मा हमेशा रोते हुए ही दिखाई देती थी। इसलिए वहाँ के लोगों ने इस आत्मा का नाम द क्राइंग वुमेन रख दिया और तभी से इस रोती आत्मा का भयानक कहर पूरे मैक्सिको पर हावी हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपने बच्चों को बाहर तक नहीं जाने दे रहे थे। मारिया के खौफ से सन 1960 तक मैक्सिको के कुछ भागों में महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजती थी, क्योंकि मारिया के खौफ का शिकार छोटी उम्र के बच्चे ही हुआ करते थे। लोगों का मानना है कि मारिया की आत्मा आज भी अपने अगले शिकार के तलाश में घूम रही है। लोगों का कहना है कि मारिया आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है और जब भी उसे उसके बच्चे या उनकी उम्र का कोई भी बच्चा दिखाई देता है तो वह उसके पास आती हैं, लेकिन जब वह ये देखती हैं कि वह उसका बच्चा नहीं है तो भी वह उस बच्चे को मार देती है और अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो भी मारिया को देख लेता है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो शायद कोई जान सके, लेकिन इस बला की खूबसूरती में लिपटी मौत के बारे में सुनकर एक भयानक खौफ मन में बैठ ही जाता है।